हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एसएससी जेईई फ्री क्रैश कोर्स में जो अभी तक मैंने आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करे हैं वो आप लोगों ने देख लिए होंगे, और नहीं देखें तो प्लीज़ उनको देख लीजिए, क्योंकि जितने भी ये टॉपिक्स हैं थर्मोडायनेमिक्स के, ये इंपॉर्टेंट हैं कई एस्पेक्ट से। अगर आप थर्मोडायनेमिक्स क्लियर नहीं करेंगे अपना, तो अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम्स आएगी, यानी आईसी इंजन, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, पावर प्लांट में आपको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए प्लीज थर्मोडायनेमिक्स के सभी लेक्चर्स को अच्छे से जरूर देखें। जो पिछला लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड किया था, लेक्चर 4, उसमें मैंने आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूरा रिवाइज कराया था। और बात करें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, तो आप में से काफी लोग ये समझते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ केल्विन क्लॉसियस स्टेटमेंट और कार्नोट साइकिल, क्लॉसियस की इनइक्वालिटी, सेकेंड लॉ एफिशिएंसी, यही सारी चीजें होती हैं। लेकिन आप में से काफी लोग अगर एसएससी जी के सिलेबस को देखें तो उसमें भी वो सीधे सीधे मेंशन करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में प्योर सब्सटेंस, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, हीट एंड वर्क इंटरेक्शन, यही सब। लेकिन वो मेंशन नहीं करते एंट्रोपी एंड अवेलेबिलिटी। अगर कोई स्टूडेंट अपने आप तैयारी करे और वो ये ना जानता हो कि एंट्रोपी और अवेलेबिलिटी भी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ही पार्ट है, तो इन टॉपिक्स को बिना पढ़े चला जाएगा, क्योंकि सिलेबस में तो लिखा ही नहीं है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप में से काफी लोग इस भूल से हैं, ये सोच रहे हैं कि ये जो टॉपिक है वो आपके, ये जो एंट्रोपी एंड अवेलेबिलिटी का टॉपिक है, ये आप लोगों के एसएससी जे के सिलेबस में नहीं लिखा गया, तो मैं बता देता हूं कि ये दोनों ही टॉपिक दे आर पार्ट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ही आते हैं ये टॉपिक्स। ठीक है, क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन करता है किसको? एंट्रोपी को। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइंस एंट्रोपी। ओके, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन एंट्रोपी। कैसे डिफाइन करता है ये हम जानेंगे आज के लेक्चर में। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंट्रोपी को डिफाइन करता है, और उस सवाल का जवाब भी हमें मिलता है सेकेंड लॉ में, कि जब आपने ये पढ़ा, आप ये पढ़ते नहीं है सेकेंड लॉ में कि हीट को, जो भी हीट आप सप्लाई कर रहे हैं उसे पूरी तरीके से वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों हमें ये हीट रिजेक्ट करनी पड़ती है? क्यों? उसके पीछे कारण है। उसके पीछे यही कारण नहीं है कि ये रिजेक्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो डिवाइस इंपॉसिबल होगी, नहीं। बट लॉजिक क्या है उसके पीछे? लॉजिक है अवेलेबिलिटी एंड एक होता है टॉपिक इररिवर्सिबिलिटी। उसके पीछे कारण है इररिवर्सिबिलिटी, और इररिवर्सिबिलिटी के पीछे कारण भी एंट्रोपी ही होती है। तो ये जो हीट रिजेक्ट करनी पड़ती है, नेसेसरी है आपको। ये जो हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड इज इक्वल टू नेट वर्क होता है, उसके पीछे लॉजिक क्या है? ये लॉजिक जो है वो है अवेलेबिलिटी एंड इररिवर्सिबिलिटी। ये आपको इसमें पता चलता है। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंट्रोपी को डिफाइन करता है। आप में से कितने लोग ये चीज जानते नहीं थे? हो सकता है काफी लोग ना जानते हो, इसलिए मैंने सोचा आपको ये बता देता हूं। तो चलिए फिर बिना देरी करे हम लोग समझते हैं एंट्रोपी को। देखिए, एंट्रोपी को समझना है तो दो तरीके से समझना पड़ेगा। एंट्रोपी को फिजिकल तरीके से, जैसे किसी भी इंटरव्यू में जब आप जाते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि ये बताओ एंट्रोपी का फिजिकल मतलब क्या होता है, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी। तो एंट्रोपी को फिजिकली अगर आपसे इसका मतलब समझें तो एंट्रोपी क्या है? इट इज डिफाइंड एज डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स। यानी जो हमारे मैटर है, जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, वो मॉलिक्यूल से बना है, और उन मॉलिक्यूल्स के अंदर कितनी डिसऑर्डरनेस है या कितनी रैंडमनेस है। रैंडमनेस मतलब क्या होता है कि किसी की पोजीशन अगर फिक्स ना हो, एक जगह से दूसरी जगह अपनी पोजीशन तुरंत चेंज करता रहता है, उसे रैंडम कहते हैं। जैसे अगर मान लो कि कोई इंसान जॉब अपनी लगातार स्विच करता रहता है, तो वो अनस्टेबल कहा जाएगा। राइट। रैंडम का मतलब जैसे आपका दिमाग है, कभी कुछ सोचता है कभी कुछ सोचता है, राइट। तो ये रैंडमनेस हो गया, इसकी वजह से आप फोकस नहीं हो पाते। तो एंट्रोपी क्या बताता है? एंट्रोपी बताता है कितनी रैंडमनेस है,
किसमें, मॉलिक्यूल्स में। अगर मॉलिक्यूल लेवल पे देखें तो मॉलिक्यूल्स के अंदर जितनी रैंडमनेस ज्यादा होगी उतनी ही उसके अंदर एंट्रोपी ज्यादा होगी, जितनी उसके अंदर डिसऑर्डरनेस ज्यादा होगी उतनी एंट्रोपी ज्यादा होगी, राइट। और एक और बात, जैसे जैसे सिस्टम जो है ज्यादा डिसऑर्डर्ड होता है, पोजीशन ऑफ द मॉलिक्यूल बिकम्स लेस प्रिडिक्टेबल और एंट्रोपी इंक्रीज होती है। यानी कहने का मतलब है कि रैंडमनेस बढ़ेगी, रैंडमनेस अगर बढ़ती है तो एंट्रोपी बढ़ती है। रैंडमनेस होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम और रैंडमनेस? पोजीशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली चेंजेस। अब कहां पे कंटिन्यूअसली चेंज ज्यादा होंगे? अगर हम स्टेट ऑफ मैटर की बात करें, सॉलिड, लिक्विड और गैस की, राइट, तो उसमें आप जानते हैं जो गैसेस होते हैं वो लगातार मूवमेंट करते रहते हैं, तो उनकी जो पोजीशन होगी मॉलिक्यूल की लगातार चेंज होती रहती है, तो उनके अंदर रैंडमनेस ज्यादा होगी। वहीं अगर सॉलिड को देखें तो उसमें रैंडमनेस सबसे कम होगी। तो रैंडमनेस जितनी ज्यादा उतनी एंट्रोपी। और डिसऑर्डरनेस, डिसऑर्डरनेस जितनी ज्यादा उतनी एंट्रोपी ज्यादा। अब डिसऑर्डरनेस का मतलब क्या, ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कि हमारा सिस्टम है और उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, और अगर वो मॉलिक्यूल्स प्रॉपर एक पैटर्न में रहते हैं, इस तरीके से एक प्रॉपर मॉलिक्यूल्स जो हैं एक ऑर्डर में रहते हैं, इस तरीके से एक पैटर्न फॉलो करते हैं, तो इसको बोलेंगे ऑर्डर्ड मॉलिक्यूल्स, राइट। ये एक ऑर्डर्ड सिस्टम हो गया आपका, ठीक है, इसे बोलेंगे ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। और अगर यहीं पर अगर हम देखें कि सिस्टम है और उसमें मॉलिक्यूल्स एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर डाल दिया, एक ये डाल दिया, एक ऐसे डाल दिया, तो ये क्या हो गया, डिसऑर्डर्ड हो गया, राइट। यानी मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई डिसऑर्डरनेस नहीं, मतलब ऑर्डरनेस नहीं है, तो वो डिसऑर्डर हो गया। आर यू गेटिंग दिस? तो अगर किसी भी सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी, या अगर उनके अंदर रैंडमनेस बढ़ेगी, उनकी पोजीशन लगातार चेंज होगी, रैंडम होगा वो, तो एंट्रोपी बढ़ेगी, राइट। तो ये तो हो गई फिजिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। जैसे अगर हम बात करें सॉलिड में, स्टेट ऑफ मैटर आपने पढ़ा होगा, तो आइस जो होता है वो सॉलिड फॉर्म होता है पानी का, और वाटर लिक्विड फॉर्म होता है। अगर आप आइस के मॉलिक्यूल्स को देखें तो एक प्रॉपर ऑर्डर होता है उनके अंदर, है ना, हाईली ऑर्डर अरेंजमेंट होता है जो कि सॉलिड फॉर्म में है। लेकिन जब आप सॉलिड से लिक्विड जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, राइट, तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लेस ऑर्डर्ड होते हैं, उनके अंदर डिसऑर्डरनेस बढ़ जाता है। डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा तो रैंडमनेस बढ़ेगी, रैंडमनेस बढ़ेगी तो एंट्रोपी क्या होगी, एंट्रोपी को डिनोट करते हैं एस से, तो एंट्रोपी चेंज इंक्रीज होगा, यानी एंट्रोपी इज गोइंग टू इंक्रीज। इससे ये बात समझ में आती है कि जब सॉलिड से आप लिक्विड की तरफ जाएंगे तो आपकी एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। और वहीं अगर आप लिक्विड से गैस जाते हो तो, अगर लिक्विड से गैस जाए तो क्या होगा, या लिक्विड से वेपर जाए तो, या लिक्विड से स्टीम जाए तो और बढ़ेगी, क्योंकि वेपर के अंदर तो डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस लिक्विड से भी ज्यादा होती है। इसका मतलब सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा या लिक्विड वेपर में चेंज होगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी। लिक्विड वेपर से में चेंज होने का मतलब कि जब ये प्रोसेस होता है, लिक्विड वेपर मतलब इवेपोरेशन होगा जब, या फिर वेपराइजेशन होगा, तो एंट्रोपी क्या होगी, तो एंट्रोपी बढ़ेगी, क्योंकि रैंडमनेस बढ़ेगी, डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स के अंदर। और सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा, यानी कि फ्रीजिंग के कंडीशन पर, जब फ्रीजिंग होगी तो एंट्रोपी क्या होगी आपकी, सॉरी फ्रीजिंग कह रहा हूं, मेल्टिंग होगा। जब मेल्टिंग होगी तो क्या होगा, मेल्टिंग, जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा, मेल्टिंग यानी फ्यूजन के दौरान एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी, ओके। और यहीं पर इसके अपोजिट में देखें, अगर आप लिक्विड को सॉलिड में चेंज करें तो, लिक्विड को सॉलिड में चेंज करेंगे तो क्या होगा, आपकी एंट्रोपी कम हो जाएगी,
या फिर अगर आप वेपर को लिक्विड में चेंज करें तो, वेपर को लिक्विड में चेंज करेंगे तो भी एंट्रोपी क्या होगी, कम हो जाएगी। यानी कि जैसे जैसे आप सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर जाएंगे, रेंडमनेस बढ़ती है, डिसऑर्डरनेस बढ़ती है, एंट्रोपी बढ़ती है। बट जैसे जैसे आप वेपर से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड जाएंगे तो एंट्रोपी कम हो जाएगी। ओके, एज द सिस्टम बिकम्स मोर डिसऑर्डर्ड द पोजीशन बिकम्स लेस प्रिडिक्टेबल एंड एंट्रोपी ऑफ सब्सटेंस इज लोवेस्ट इन द सॉलिड फेज एंड हाईएस्ट इन द गैसियस फेज। यानी कि जब आप सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस की तरफ जाएंगे या वेपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, ऐसे करने पे आपकी एंट्रोपी बढ़ती है। और अगर आप उल्टा करेंगे, आप गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड जाएंगे तो आपकी एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। राइट, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। इसी वजह से सॉलिड की एंट्रोपी सबसे कम होती है और गैस की सबसे ज्यादा एंट्रोपी होती है। ठीक है, लेकिन क्या कभी एंट्रोपी जीरो भी हो सकती है क्या? हाँ, ये तो हमें समझ में आ गया कि अगर आप सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस की तरफ जाते हैं तो आपकी एंट्रोपी बढ़ती है, और अगर आप उल्टा करते हैं, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड जाएंगे तो एंट्रोपी कम होती है। ये तो हमने समझ लिया। लेकिन क्या कभी एंट्रोपी जीरो हो सकती है? यस, एंट्रोपी ऑफ अ प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज जीरो एट 0 केल्विन। एक प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की एंट्रोपी 0 केल्विन पे जीरो हो जाती है। यह स्टेटमेंट कहां से आता है? यह स्टेटमेंट आपको आता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अभी तक आप लोगों ने 0th लॉ पढ़ा, फर्स्ट लॉ पढ़ा, सेकेंड लॉ पढ़ा। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है कि प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की जो एंट्रोपी होती है वो 0 केल्विन पर जीरो हो जाती है। 0 केल्विन, ये क्या है? 0 केल्विन। केल्विन को क्या बोलते हैं? व्हाट इज केल्विन? केल्विन को बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। यानी कि जब केल्विन में जीरो हो जाएगा या 0 केल्विन हो जाएगा, और प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस क्या होता है? अ substance which has no gaps या voids between molecules। एक ऐसा सब्सटेंस जिनके मॉलिक्यूल के बीच में कोई गैप या voids ना हो, उसे हम प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस कहते हैं। यानी कि आपका अगर कोई प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है बिल्कुल, जिसके अंदर थोड़े भी गैप ना हो, जैसे ये आपके क्या होते हैं, ये एक सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में ये क्या हो गए, गैप्स हो गए। ये आपके लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें गैप्स हो गए। लेकिन सोचो अगर एक ऐसा सब्सटेंस जो प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस हो जिसमें गैप्स हो ही ना, मॉलिक्यूल के बीच में गैप्स ना हो। गैसेस में देखोगे गैप सबसे ज्यादा होते हैं, ये वॉइड सबसे ज्यादा होते हैं, तो इनकी तो एंट्रोपी जीरो नहीं हो सकती। लेकिन 0 केल्विन हो जाने पे और प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस हो तो ऐसे में एंट्रोपी जीरो भी हो सकती है। बट सवाल है कि क्या 0 केल्विन टेम्परेचर हो सकता है? राइट, तो ये बात थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मिलती है, जो कि फाउलर गगनहैम में बोला था हमें। इट इज इम्पॉसिबल बाय एनी प्रोसीजर, किसी भी प्रोसीजर से चाहे आप कर लो, इट इज इम्पॉसिबल नो मैटर हाउ आइडियलाइज, आप चाहे कितना भी आइडियल प्रोसीजर फॉलो कर लीजिए, ये इम्पॉसिबल है। क्या इम्पॉसिबल है? टू रिड्यूस एनी सिस्टम टू एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो मतलब 0 केल्विन टेम्परेचर अचीव करना। आप कितना भी आइडियल प्रोसेस कर लीजिए, आप 0 केल्विन टेम्परेचर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में नहीं अचीव कर सकते। यानी आप परफेक्ट आइडियल प्रोसेस को करिए, और फाइनाइट स्टेप्स क्या होते हैं? वो स्टेप्स जितने आप गिन सकते हैं, काउंटेबल नंबर ऑफ स्टेप्स। इट कैन बी लाख नंबर ऑफ स्टेप्स, करोड़ नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी करोड़ों बार आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, ठीक है। और अगर आप 0 केल्विन टेम्परेचर अचीव कर पाए, ये नहीं हो सकता, किसी आइडियल प्रोसेस से भी नहीं हो सकता। या ऐसे कह लो, इसका शॉर्ट फॉर्म ये है, इट इज इम्पॉसिबल टू अचीव, इसका शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं, इट इज इम्पॉसिबल टू
अचीव 0 केल्विन टेम्परेचर, 0 केल्विन टेम्परेचर नहीं अचीव कर सकते। ये है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मोटा मोटा हम ये कह सकते हैं। यहां से एक बात और समझ में आती है, कुछ चीजें जो मैं रिलेट करना चाहता हूं। पहली बात कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कहा जाता है इंडिपेंडेंट लॉ कहा जाता है, इट इज इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ नेचर कहा जाता है। यानी इसका पिछले जितने भी लॉ हैं, इट इज नॉट रिलेटेड टू प्रीवियस लॉज। जितने भी प्रीवियस लॉज आपने पढ़े उनमें से इसका कोई रिलेशन नहीं है। यानी ना इसका कोई रिलेशन है 0th लॉ से, ना कोई फर्स्ट लॉ से, ना कोई सेकेंड लॉ से। एक इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ नेचर है ये कि 0 केल्विन अचीव नहीं कर सकते आप, चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए। एक और बात, जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि हर लॉ, चाहे वो 0th लॉ हो, चाहे वो फर्स्ट लॉ हो, ठीक है, इवन सेकेंड लॉ जो मैंने बताया आपको, हर लॉ कुछ ना कुछ क्या करता है, डिफाइन करता है, किसी के बारे में बात करता है। जैसे 0th लॉ क्यों आया, 0th लॉ डिफाइन करता है किसको, टेम्परेचर को डिफाइन करता है, डिफाइंस टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर की टेम्परेचर क्या होता है, ये 0th लॉ डिफाइन करता है। फर्स्ट लॉ डिफाइन करता है कई चीजों को, फर्स्ट लॉ डिफाइन करता है एनर्जी को भी, फर्स्ट लॉ डिफाइन करता है इंटरनल एनर्जी को भी, और फर्स्ट लॉ डिफाइन करता है इंथैल्पी को भी। ये सब फर्स्ट लॉ ही बताता है कि ये सब क्या होते हैं। सेकेंड लॉ जैसा भी मैंने आपको बताया आज के ही लेक्चर में कि सेकेंड लॉ डिफाइन करता है एंट्रोपी को, और थर्ड लॉ डिफाइन करता है किसको, किसके बारे में बात करता है, 0 केल्विन। यानी केल्विन क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में डिफाइन करता है, ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर को हल्के मत लीजिए, इस टेम्परेचर को अचीव तो नहीं किया जा सकता, ये बात सच है, लेकिन अगर इस टेम्परेचर को अचीव कर लिया तो क्या होगा, क्या होगा, एट 0 केल्विन, अगर 0 केल्विन हो गया तो बहुत कुछ हो जाएगा। 0 केल्विन हो जाने पे, 0 केल्विन हो जाने पे एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे हीट ट्रांसफर भी 0 होगा और टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा, ऐसा कभी और नहीं अचीव हो सकता। यानी एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक भी हो जाए और आइसोथर्मल भी हो जाए, ये सिर्फ एक ही कंडीशन पे हो सकता है कि जब टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाए, और काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी मॉलिक्यूल्स की, काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी मॉलिक्यूल्स की, एंट्रोपी भी 0 हो सकता है, ये सब कुछ हो सकता है, राइट। ये सारी चीजें हो सकती हैं अगर 0 केल्विन हो जाए, तो ये है 0 केल्विन, लेकिन ये हो नहीं सकता। एक और बात, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा कि PMM1 एक डिवाइस होती है जो फर्स्ट लॉ को वायलेट करती है, वैसी हो नहीं सकती डिवाइस, बट एक हाइपोथेटिकल डिवाइस है जो फर्स्ट लॉ को वायलेट करने की बात करती है, बट इट इज इम्पॉसिबल। उसी तरीके से PMM2 एक हाइपोथेटिकल डिवाइस है जो सेकेंड लॉ को वायलेट करने की बात करती है, एक ऐसी हाइपोथेटिकल डिवाइस जो वर्क प्रोड्यूस करे विदाउट एनी इनपुट, और एक ऐसी डिवाइस जो वर्क तो ले बट कुछ दे ना। तो ये दोनों ही डिवाइस क्या कहलाएंगी, PMM1। ये दोनों क्या करेंगी, फर्स्ट लॉ को वायलेट करेंगी। एक ऐसी डिवाइस जो जिसको हीट दी जाए और वो उसे पूरी तरीके से वर्क में कन्वर्ट कर दे, ये कहलाएगी PMM2। तो PMM2 वायलेट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, PMM1 वायलेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसी प्रकार से PMM3 भी होती है। देखो, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये तो कहता है कि 0 केल्विन टेम्परेचर आप अचीव नहीं कर सकते, बट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक और बात कहता है कि अगर कोई डिवाइस मूव कर रही है, राइट, तो वो बिना फ्रिक्शन के मूव नहीं कर सकती। द कंटिन्यूअल मोशन ऑफ अ डिवाइस इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट पॉसिबल। ये PMM3 नहीं है, ये क्या है, ये एक स्टेटमेंट है, अ स्टेटमेंट ऑफ थर्ड लॉ। थर्ड लॉ का एक और स्टेटमेंट है
कि कोई डिवाइस अगर मूव कर रही है तो वो बिना फ्रिक्शन के मूव नहीं कर सकती, और अगर कोई डिवाइस ऐसा करना चाहती है तो वो क्या होगी? अ हाइपोथेटिकल डिवाइस, hypothetical device which moves in absence of friction, which moves in absence of friction, जो फ्रिक्शन के एब्सेंस में मूव कर रही हो, यानी बिना फ्रिक्शन के कोई डिवाइस मूव कर सकती है, एंड इट इज इम्पॉसिबल। ऐसी डिवाइस क्या होगी? इम्पॉसिबल होगी अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, और इसको हम बोलेंगे PMM3। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं कि देखिए, मैंने आपसे कहा कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंट्रोपी को डिफाइन करता है। कैसे? जो आप क्लॉसियस स्टेटमेंट पढ़ते हैं ना, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ Q बाई टी लेस देन इक्वल टू 0, ये क्या है आपका? क्लॉसियस इनइक्वालिटी, राइट? तो इसी क्लॉसियस इनइक्वालिटी को हम यूज करते हैं किसके लिए? फॉर साइकिल। तो जब आप इसको साइकिल के लिए यूज करते हैं और इसको जब प्रोसेस के लिए लगाते हैं, तो यही आपको देता है कि जो एंट्रोपी चेंज है, इसका डेरिवेशन है, एंट्रोपी चेंज हो जाता है Q बाई टी, हीट ट्रांसफर डिवाइड बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और एंट्रोपी चेंज हो जाता है Q बाई टी प्लस एंट्रोपी जनरेशन। इसका डेरिवेशन है, बट डेरिवेशन ना आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ना आपको इसमें टाइम देना चाहिए। यहां पर जो S है, S को बोलते हैं एंट्रोपी, ठीक है, एंट्रोपी, एंड डिफाइंड बाय सेकेंड लॉ, डिफाइंड बाय सेकेंड लॉ। आप कहोगे सर इसके आगे D क्यों लगाया है? D इसलिए लगाया है कि एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी इज अ प्रॉपर्टी, एंट्रोपी इज प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल अगर कोई भी होगा तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे? उसके आगे हमेशा हम D लगाते हैं। इसलिए चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू Q बाई टी एंड चेंज एंट्रोपी इज इक्वल टू Q बाई टी प्लस दिस। अब इसमें आप कहोगे सर दो इक्वेशन क्यों दे रखी हैं? ये जो स्टेटमेंट होती है इक्वेशन, ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए यूज करी जाती है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, और ये जो होती है वो इररिवर्सिबल प्रोसेस के लिए यूज करी जाती है, इररिवर्सल प्रोसेस के लिए यूज करी जाती है। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? इसमें दोनों में डिफरेंस जो है वो किसका आता है? Q क्या है? Q हीट है और T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो कि केल्विन में होता है। इसमें ये वाला टर्म क्या बताता है? इसमें जो ये टर्म है, इसको बोलते हैं एंट्रोपी जनरेशन, इसको बोलते हैं एंट्रोपी जनरेशन। इसके बारे में कुछ बात है जो आपको जानना चाहिए। एंट्रोपी जनरेशन क्या है? इट इज अ पाथ फंक्शन। पहली बात तो ये एक पाथ फंक्शन होता है एंड नॉट अ प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी नहीं होता, इसको आप कंफ्यूज मत होना एंट्रोपी से। एंड दूसरा, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होता है। और तीसरा, इट रिप्रेजेंट्स इंटरनल इररिवर्सिबिलिटीज। इंटरनल इररिवर्सिबिलिटीज का मतलब लाइक फ्रिक्शन, जैसे कि इंटरनल इररिवर्सिबिलिटी जैसे फ्रिक्शन हो गया, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस हो गया, ठीक है, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस हो गया, मिक्सिंग प्रोसेस हो गया, थ्रॉटलिंग प्रोसेस हो गया। ये सारी प्रोसेस ऐसे होते हैं जो इंटरनली आपके सिस्टम को इररिवर्सिबल बनाते हैं। यानी ये एंट्रोपी जनरेशन सिर्फ किसके लिए होगा? ये तभी होगा जब इररिवर्सल प्रोसेस की बात करेंगे। रिवर्सल प्रोसेस में आपको नहीं मिलेगा। रिवर्सल प्रोसेस में क्या होता है? एंट्रोपी जनरेशन 0 हो जाता है। इसी कारण से उसकी जो एंट्रोपी है वो ये होती है Q बाई टी। लेकिन इररिवर्सल प्रोसेस में ये टर्म 0 नहीं होता, इसलिए ये यहां पे प्रेजेंट होता है। ओके, ये ध्यान रखना है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि एंट्रोपी किसकी ज्यादा होती है, आप कहोगे सर क्लॉसेस इनइक्वालिटी से ये कैसे मिलता है? इसका डेरिवेशन होता है। इसी क्लॉसेस इनइक्वालिटी को जब आप रिवर्सिबल साइकिल के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये इक्वेशन मिलती है, और जब इसी को हम इररिवर्सल साइकिल के अप्लाई करते हैं तो ये इक्वेशन मिलती है।
यानी कि क्लॉसेस इनइक्वालिटी जो सेकेंड लॉ में आप पढ़ते हैं उसी को यूज करके आपकी एंट्रोपी डिफाइन होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि सेकेंड लॉ डिफाइंस एंट्रोपी, ये इसीलिए कारण लिखा है मैंने इसको। ठीक है, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं एंट्रोपी चेंज फॉर अ क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम के केस में उससे पहले जो एंट्रोपी चेंज होती है वो इररिवर्सिबल प्रोसेस की हमेशा क्या होती है, वो हमेशा रिवर्सिबल से ज्यादा होगी। क्यों, खुद ही देख लो, दोनों में कौन सा ज्यादा होगा। इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म भी है, इररिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा ज्यादा एंट्रोपी आपको मिलेगी। और एंट्रोपी अच्छी चीज है भी नहीं, बता देता हूं मैं आपको। किसी भी सिस्टम के लिए एंट्रोपी इज नॉट अ गुड थिंग, अगर है तो वो अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है वो आपको अवेलेबिलिटी टॉपिक में पता चलेगा। अब क्या होता है कि अगर हम मान लो किसी क्लोज सिस्टम की एंट्रोपी निकालना चाहते हैं, अगर कोई क्लोज सिस्टम है और वो रिवर्सिबल प्रोसेस कर रहा है, और वो रिवर्सिबल भी इंटरनली रिवर्सिबल कर रहा है। इंटरनली मतलब, इंटरनली रिवर्सिबल का मतलब कि उसके अंदर इंटरनली इरिवर्सिबिलिटी नहीं होगी, इसकी एंट्रोपी जनरेशन नहीं होगा। तो अगर कोई क्लोज सिस्टम है उसकी एंट्रोपी चेंज निकालना चाहते हैं जो रिवर्सल प्रोसेस कर रहा हो, तो वो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, अभी देखा हमने। अब अगर मान लो इसमें हम क्या करें, एक पहला केस है इसमें हीट सप्लाई करें हम क्लोज सिस्टम को। अगर क्लोज सिस्टम को हम हीट सप्लाई करते हैं ऐसे कंडीशन में जो सिर्फ एनर्जी इंटरेक्शन करता है, मास इंटरेक्शन नहीं करता, तो हीट सप्लाई क्या होती है, पॉजिटिव। तो एंट्रोपी चेंज ऐसे में किस पे डिपेंड करेगी, Q बाई टी पे। टी तो हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और क्योंकि हीट सप्लाई कर रहे हैं क्लोज सिस्टम को जो कि रिवर्सल प्रोसेस कर रहा है, तो ऐसे में हीट भी पॉजिटिव होगी, ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, यानी एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा। यानी अगर क्लोज सिस्टम रिवर्सल प्रोसेस करता हो और उसे हीट सप्लाई करेंगे तो उसकी एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर सेकेंड केस है कि अगर हम वहीं पर एक रिवर्सिबल प्रोसेस कर रहा है क्लोज सिस्टम और उससे हीट रिमूव करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, हीट रिमूव करेंगे तो ये हीट क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी, है ना, सिस्टम हीट रिजेक्ट करेगा। ऐसे में न्यूमरेटर नेगेटिव होगा, डिनोमिनेटर पॉजिटिव, क्योंकि एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ऐसे में एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होगा। ठीक है, लेकिन इसी में अगर तीसरा केस है कि अगर क्लोज सिस्टम है, इंटरनली रिवर्सल प्रोसेस कर रहा है, यानी उसकी एंट्रोपी जनरेशन 0 है, और उसके अंदर जो प्रोसेस है वो एडियाबैटिक, यानी हीट ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हीट ट्रांसफर नहीं है तो न्यूमरेटर 0 हो गया, तो एंट्रोपी चेंज 0, एंट्रोपी कांस्टेंट हो गई। किसी प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट हो जाए तो उसको बोलते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, यानी इंटरनली रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है वो हमेशा आइसेंट्रोपिक होता है। बट वाइसा वर्सा इज नॉट ट्रू। वाइसा वर्सा मतलब, ये स्टेटमेंट का मतलब होता है कि इसको हम, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हमेशा रिवर्सिबल एडियाबैटिक होता है, ये गलत है, राइट, ये हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्या कारण है, ये अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। यानी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट। अगर एंट्रोपी कांस्टेंट है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का मतलब ये नहीं कि वो हमेशा रिवर्सिबल एडियाबैटिक होगा। हाँ, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हमेशा आइसेंट्रोपिक होगा। ऐसा क्यों है ये हम सेकंड केस में पढ़ेंगे। सेकंड केस ये है कि अगर मैं वहीं पर एंट्रोपी चेंज करूं, निकालता हूं किसी क्लोज सिस्टम के लिए, अब उसमें इंटरनली इररिवर्सिबल प्रोसेस हो रहे हैं, इररिवर्सिबल प्रोसेस हो रहे हैं, तो एंट्रोपी जनरेशन 0 नहीं होगा, वो प्रेजेंट होगा, राइट। ऐसे कंडीशन में अगर मैं हीट ऐड करूंगा तो देखो एंट्रोपी जनरेशन अगर 0 नहीं है तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और हीट ऐड करेंगे तो हीट भी पॉजिटिव होगी, ये भी पॉजिटिव, सारे टर्म पॉजिटिव, तो एंट्रोपी चेंज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी अगर हम किसी क्लोज सिस्टम के अंदर इररिवर्सिबल प्रोसेस करते हैं और हीट ऐड करते हैं तो एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर हम हीट रिजेक्ट करते हैं तो क्या होगा, ऐसे कंडीशन में हीट रिजेक्ट होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ये वाला टर्म हमेशा पॉजिटिव होता है, ये वाला टर्म हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। लेकिन ये बन जाएगा नेगेटिव बाय पॉजिटिव, और नेगेटिव बाय पॉजिटिव को अगर डिवाइड करेंगे तो वो नेगेटिव ही होता है। तो ऐसे में पहला टर्म आ गया नेगेटिव, दूसरा टर्म है पॉजिटिव, और नेगेटिव और पॉजिटिव को ऐड करेंगे तो क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव और 0 तीनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि वैल्यू क्या है, इस पूरे टर्म की वैल्यू क्या है। इस पूरे टर्म की वैल्यू जो है नेगेटिव वैल्यू अगर पॉजिटिव वैल्यू से ज्यादा होगी तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। जैसे अगर -5 को +4 से ऐड करेंगे
तो वैल्यू माइनस में आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। लेकिन अगर पहला वाला टर्म ओवरऑल जो नेगेटिव टर्म है वो छोटा होगा पॉजिटिव टर्म से, तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है। और अगर दोनों क्वांटिटी जो ऐड करी जा रही है नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू अगर वो इक्वल हो गई, इक्वल अपोजिट हो गई, तो वो जीरो आ सकता है। यानी इस केस में तीनों केसेस हो सकते हैं। यानी इस केस में भी एंट्रोपी जीरो हो सकती है, एंट्रोपी चेंज। यानी इस केस में एंट्रोपी पॉजिटिव कांस्टेंट हो सकता है, यानी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो सकता है। यानी इररिवर्सिबल प्रोसेस हो और हीट रिजेक्ट करो तो एंट्रोपी कांस्टेंट हो सकती है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो सकता है। इसीलिए हमने कहा कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है तो वो जरूरी नहीं कि वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक होगा, लेकिन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हमेशा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस ही होगा। ओके, तीसरा केस इसमें आता है कि अगर मान लो कि इंटरनली इररिवर्सिबल प्रोसेस है और वो एडियाबैटिक हो जाता है। तो अगर एडियाबैटिक हो गया तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा। ऐसे कंडीशन में उसकी एंट्रोपी चेंज सिर्फ एंट्रोपी जनरेशन पे डिपेंड करेगी, और एंट्रोपी जनरेशन हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए एंट्रोपी चेंज हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी। यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस है और इंटरनली इररिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव ही होगी। एंट्रोपी चेंज विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, इफ अ क्लोज सिस्टम अंडरगोज internally irreversible process and adiabatic process, entropy change will always increase. Okay, understood? यानी 90% केसेस में एंट्रोपी पॉजिटिव ही होती है, ठीक है, एक्सेप्ट जब हीट रिजेक्ट करते हैं। हीट रिजेक्ट करने पे अगर रिवर्सल प्रोसेस है तो एंट्रोपी चेंज नेगेटिव हो सकता है, और अगर इररिवर्सिबल प्रोसेस है तो तीनों चीजें हो सकती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। ओके, बाकी हमेशा पॉजिटिव होती है एंट्रोपी चेंज। अब एक स्टेटमेंट आता है, उसको बोलते हैं इंक्रीज इन एंट्रोपी प्रिंसिपल। ये क्या है? ये कहता है कि जो आइसोलेटेड सिस्टम की जो एंट्रोपी होती है, यानी यूनिवर्स की एंट्रोपी होती है, वो हमेशा इंक्रीज करती है, ऑलवेज इंक्रीज करती है, कभी डिक्रीज नहीं कर सकती। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, कभी डिक्रीज नहीं हो सकती? अब यूनिवर्स क्या है? एक आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम में किसी प्रकार का एनर्जी इंटरेक्शन तो होगा नहीं, तो हीट क्या है? एनर्जी इंटरेक्शन, तो हीट ट्रांसफर तो होगा नहीं। तो यूनिवर्स की एंट्रोपी किसके इक्वल हो गई? एंट्रोपी जनरेशन के इक्वल हो गई, है ना। अब क्या है कि यूनिवर्स के अंदर दो चीजें हो सकती हैं, या तो यूनिवर्स के अंदर सारे प्रोसेस इररिवर्सिबल हो सकते हैं या तो रिवर्सिबल। अब क्योंकि यूनिवर्स की एंट्रोपी जनरेशन की इक्वल होती है, राइट, और एंट्रोपी जनरेशन हमेशा पॉजिटिव होता है अगर वो इररिवर्सिबल प्रोसेस हो, और रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी जनरेशन जीरो हो जाता है। यानी यूनिवर्स की एंट्रोपी अगर उसके अंदर सारे रिवर्सल प्रोसेस करे जाएंगे तो जीरो हो जाएगी, और अगर उसके अंदर इररिवर्सल प्रोसेस करे जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या होगी? वैसे बता देना चाहता हूं, यूनिवर्स की एंट्रोपी को हम ये भी लिख सकते हैं कि क्योंकि यूनिवर्स बनता है सिस्टम और सराउंडिंग के कॉम्बिनेशन से, अगर सारे सिस्टम और सराउंडिंग को मिला दिया जाए तो वो यूनिवर्स का निर्माण करता है, यूनिवर्स बनता है इससे। यानी कि यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या होगी? सिस्टम और सराउंडिंग की एंट्रोपी के सम के इक्वल हो जाएगी। अब क्या है कि अगर यूनिवर्स की एंट्रोपी पॉजिटिव आ जाती है, राइट, तो यूनिवर्स के अंदर जो प्रोसेस होंगे वो क्या होंगे? इररिवर्सिबल होंगे। और यूनिवर्स की एंट्रोपी जीरो आ जाए तो उसका मतलब प्रोसेस रिवर्सिबल होंगे। इससे एक चीज समझ में आती है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी या तो ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो होती है, और कभी लेस देन जीरो हो ही नहीं सकती। अगर हो गई तो वो इम्पॉसिबल होगा। यूनिवर्स की एंट्रोपी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। If a process is reversible, entropy remains constant, and if it is irreversible, entropy of universe increases. Hence, according to second law of thermodynamics, all those processes are possible for which increase in entropy of universe is either positive or zero. वही सारे प्रोसेस आपके पॉसिबल हो सकते हैं जिनके लिए यूनिवर्स की एंट्रोपी जो है या तो पॉजिटिव हो या जीरो हो। अब हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट की। आप लोग जानते हैं कि हमने पढ़ा था कि अगर कोई रिवर्सल प्रोसेस किया जाए प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम के अंदर, ठीक है, और कोई रिवर्सल प्रोसेस करा जाए तो उसके नीचे का जो एरिया होगा, रिवर्सल प्रोसेस के नीचे का जो एरिया होगा वो आपको वर्क ट्रांसफर देता है प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पे। लेकिन वहीं पर अगर मैं आपको टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम की बात करूं तो एरिया अंडर टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम व्हेन प्रोजेक्टेड ऑन एंट्रोपी एक्सिस गिव्स हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग एन इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस। ऐसा क्यों? क्योंकि रिवर्सल प्रोसेस के लिए भी आपने पढ़ा था कि एंट्रोपी चेंज क्या होती है? Q/T, सिर्फ रिवर्सल प्रोसेस के लिए।
यानी Q क्या हो जाएगा, T इंटू डी एस। यानी टेम्परेचर और एंट्रोपी चेंज का जो प्रोडक्ट है वो हीट ट्रांसफर के इक्वल होगा अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है। अगर मान लेते हैं टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम पे एक रिवर्सल प्रोसेस किया जा रहा है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में उस रिवर्सल प्रोसेस के नीचे का जो एरिया होगा वो क्या दे देगा आपको, वो हीट ट्रांसफर दे देगा, प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर इनटू एंट्रोपी चेंज। ठीक है, लेकिन यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात है, अगर वहीं पर टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम के पे अगर कोई साइकिल हो रही है, जैसे ये साइकिल है, जैसे मान लो एक कार्नोट साइकिल है, ठीक है, एक रिवर्सिबल साइकिल है, तो इस साइकिल का जो एरिया होगा, जो नेट एरिया होगा, एरिया एनक्लोज्ड बाय आर रिवर्सिबल साइकिल ऑन टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम गिव्स नेट वर्क ट्रांसफर और नेट हीट ट्रांसफर। क्यों? क्योंकि जैसे कार्नोट साइकिल में आप जानते हैं 1 से 2 क्या होता है, हीट सप्लाइड होता है, तो इसके नीचे का जो पूरा एरिया होगा वो क्या दे देगा, हीट सप्लाइड। और 3 से 4 क्या होता है, हीट रिजेक्टेड, तो ये जो एरिया होगा कार्नोट साइकिल में, ये वाला एरिया ये दे देगा हीट रिजेक्शन। तो दोनों को डिफरेंस करेंगे तो ये जो एरिया होगा, दिस एरिया विल गिव यू व्हाट, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड, विच इज इक्वल टू नेट हीट। और आप जानते हैं क्योंकि ये साइकिल है तो साइकिल के लिए नेट हीट इज इक्वल टू नेट वर्क हो जाता है। यानी अगर हम टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम पे कोई साइकिल हो रही है, रिवर्सल साइकिल है, तो उसका जो एरिया, कवर्ड एरिया होगा साइकिल का, वो नेट वर्क ट्रांसफर और नेट हीट ट्रांसफर के इक्वल हो जाएगा। ओके, area under PV diagram gives work transfer and area enclosed by TS diagram gives net heat transfer, right? Area enclosed by internally reversible cycle gives net heat transfer. Therefore, जैसे अगर आप प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पे एक साइकिल बनाते हैं, रिवर्सिबल साइकिल है जैसे, तो उसका जो एरिया एनक्लोज्ड होता है प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पे, वो क्या देता है, नेट वर्क देता है। और टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम पे भी अगर कोई रिवर्सिबल साइकिल बनाते हैं तो उसका जो एरिया एनक्लोज्ड होगा वो क्या देगा, नेट वर्क ट्रांसफर, विच इज नेट हीट ट्रांसफर। इसका मतलब फॉर इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल एरिया एनक्लोज्ड बाय पीवी एंड टीएस डायग्राम आर इक्वल। अगर कोई रिवर्सिबल साइकिल है तो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पे के ऊपर और टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम पे अगर कोई रिवर्सिबल साइकिल बनाते हैं, जैसे कार्नोट साइकिल एक रिवर्सिबल साइकिल है जो कि यहाँ बनी हुई है आपकी, यहां पर जो डायग्राम आप देख रहे हैं वो कार्नोट साइकिल का प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम और टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम है जो कि रिवर्सिबल साइकिल है। तो जो दोनों का जो एरिया एनक्लोज्ड होगा ना, दोनों डायग्राम पे वो सेम होगा, विच इज इक्वल टू नेटवर्क। ओके, अब हम बात करेंगे टू इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो है टीडीएस इक्वेशन। ये टीडीएस इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि इनको हमने जो डिराइव करते हैं वो फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यूज करके करते हैं। ये है आपकी पहली टीडीएस इक्वेशन, टीडीएस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। इसमें यू इंटरनल एनर्जी है, पी प्रेशर और वी वॉल्यूम है। दूसरी होती है टीडीएस इज इक्वल टू डी एच माइनस वी डी पी। ये टीडीएस इक्वेशन जो होती हैं वो आप किसी भी सिस्टम, एनी सिस्टम और एनी प्रोसेस के लिए आप यूज कर सकते हैं, यानी रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसको बनाते किससे हैं, ये कैसे आती हैं? जैसे मैंने कहा कि इसको बनाने के लिए आप फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दोनों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आपने पढ़ते हैं Q इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आप पढ़ते हैं ये किसके लिए होता है? दिस इज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। ये रिवर्सल प्रोसेस एंड क्लोज सिस्टम के लिए होता है ना? आप लोगों को याद होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में मैंने बताया क्लोज सिस्टम के लिए ये जो इक्वेशन है वो रिवर्सल प्रोसेस और क्लोज सिस्टम के लिए यूज होती है। और सेकेंड लॉ में आप क्या पढ़ते हैं कि रिवर्सल प्रोसेस के लिए Q क्या होता है, T इंटू डी एस। जब इसको रिप्लेस करते हैं यहां पर तो आपको मिल जाती है ये वाली इक्वेशन, क्या, टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी बी। तो इस तरीके से आपकी पहली इक्वेशन आ जाती है टीडीएस इक्वेशन। उसी प्रकार से आप सेकेंड इक्वेशन भी आप डिराइव कर सकते हैं, बट डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। आपको ये टीडीएस इक्वेशन पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है टीडीएस इक्वेशन। अब हम बात करेंगे एंट्रोपी चेंज फॉर परफेक्ट गैस। परफेक्ट गैस के लिए अगर मान लो कोई सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर परफेक्ट गैस है, परफेक्ट गैस यानी आइडियल गैस, और उसकी मुझे एंट्रोपी निकालनी है, एंट्रोपी चेंज निकालनी है, और उस परफेक्ट गैस का टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हो रहा हो, तो उसके एंट्रोपी का फॉर्मूला होगा mCp log ऑफ, ये जो लॉग है ना, ये लॉग बेस E है, नेचुरल लॉग कहते हैं इसको, लॉग बेस 10 नहीं है ये।
mCp log ऑफ T2 by T1 फाइनल टेम्परेचर बाय इनिशियल टेम्परेचर माइनस mR log ऑफ T2 by P1। ये इक्वेशन हो जाता है जिसमें इसकी जो ये है टोटल एंट्रोपी चेंज, टोटल एंट्रोपी चेंज यानी किलो जूल पर केल्विन में होगा। और अगर इसी को पूरे को मास से डिवाइड कर दे दोनों तरफ तो इधर से तो मास हट जाएगा, ये बन जाएगा स्पेसिफिक एंट्रोपी चेंज किलो जूल पर केजी केल्विन में, विच इज Cp log T2 by T1 माइनस R log P2 by P1। इस इक्वेशन को यूज करते हुए कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो log की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। जैसे log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 2 0.693 होता है, वैसे ही log 3 की भी जो वैल्यू होती है log 4 की, तो आपको ये log 5 तक वैल्यू याद रखनी चाहिए। प्लीज रिमेंबर इट, ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट हैं। आप एग्जाम में वेट मत करना कि सर इसकी वैल्यूज नहीं दे रखी थी, हमने क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए। log 5 तक वैल्यू प्लीज याद कर लीजिए, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो मैंने देखे हैं उसमें जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उसमें log जब आप जैसे प्रेशर रेशियो आपने सॉल्व किया या टेम्परेचर रेशियो, तो ज्यादातर वो log 1 से लेके log 1 होगा तो 0 ही हो जाएगा, पर log 2 से लेके log 5 के बीच में आता है। अगर ऐसे में अगर आपको इनकी वैल्यूज नहीं पता होंगी तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको कह रहा हूं log 1 से log 5 की वैल्यू, log 1 तो 0 होता है, log 2 से log 5 की वैल्यू याद कर लीजिए प्लीज। एक और बात, वैसे तो मैंने आपको इक्वेशन बताई एंट्रोपी चेंज फॉर परफेक्ट गैस की, जो कि ये आपके सामने लिखी हुई है। कभी कभी इसमें एक स्पेशल केस आता है, ठीक है, और वो तो आप वैसे भी कर सकते हो कि अगर मान लो यहीं पर परफेक्ट गैस जो है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस कर रही है, आइसोथर्मल प्रोसेस, तो उसके लिए क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में T1 और T2 इक्वल हो जाएंगे। तो वहीं पर अगर मान लो कि कोई परफेक्ट गैस है जो एक प्रोसेस कर रही थी, आइसोथर्मल प्रोसेस कर रही है, तो उस केस में इसी इक्वेशन में अगर टेम्परेचर सेम है तो log T2 by T1 क्या होगा, log 1 बन जाएगा, log 1 0 होता है, तो पहला वाला पार्ट हट जाएगा। तो ऐसे में जो एंट्रोपी चेंज हो जाएगा क्या होगा, माइनस R log P2 by P1 हो जाएगा अगर इस वाले इक्वेशन में देखें। और अगर माइनस को हम log के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ये log उल्टा हो जाता है, ये P1 by P2 हो जाएगा, ठीक है, P2 by P1 की जगह P1 by P2 हो जाएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। दूसरी इक्वेशन जो है, अगर मान लो वही परफेक्ट गैस जिसका टेम्परेचर एंड वॉल्यूम चेंज हो रहा हो, टेम्परेचर चेंज हो रहा हो T1 से T2 और वॉल्यूम चेंज हो रहा हो V1 से V2, और उसके लिए अगर हमको एंट्रोपी चेंज लिखनी है परफेक्ट गैस के लिए, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है mCv log ऑफ T2 by T1 प्लस mR log ऑफ V2 by V1। ये टोटल एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला है किलो जूल पर केल्विन में। अगर स्पेसिफिक एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला लिखना है तो वो किलो जूल पर केजी केल्विन में हो जाता है, मास हट जाएगा यहाँ से, Cv log T2 by T1 प्लस R log V2 by V1। अगर वहीं पर आइसोथर्मल प्रोसेस कर रहा है अगर परफेक्ट गैस, तो ये वाला टर्म कट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, सीधे सीधे ये आ जाएगा, ठीक है, एंट्रोपी चेंज। एक और इक्वेशन होती है एंट्रोपी चेंज फॉर परफेक्ट गैस के लिए, जिसमें आपका अगर प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज हो रहा हो परफेक्ट गैस का साइमल्टेनियसली, प्रेशर भी चेंज हो रहा है वॉल्यूम भी, तो उसके लिए क्या हो जाता है, Cp log V2 by V1 प्लस Cv log P2 by P1। ये फॉर्मूला बहुत रेयरली यूज होता है, बट याद रखिएगा। एक और होता है कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस अगर है, परफेक्ट गैस है और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कर रही है, ठीक है, तो ऐसे में उसकी जो एंट्रोपी चेंज हो जाती है वो mC पॉलीट्रॉपिक, C पॉलीट्रॉपिक क्या है, पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट log ऑफ T2 by T1। अब पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट क्या होती है, इसका फॉर्मूला होता है माइनस CV गा माइनस n ओवर n माइनस 1, समथिंग लाइक दैट, राइट, ऐसे ही फॉर्मूला होता है ना इसका, नेगेटिव होती है, तो ये पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट है, बट ये आपका फॉर्मूला हो जाता है आपके एंट्रोपी चेंज फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। स्लोप ऑफ कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन, देखिए आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ज्यादातर कुछ एग्जाम्स होते हैं जहां पर आपको एक प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है इसका टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम बताओ क्या होगा। अब ये तभी बता सकते हैं जब आपको ये पता हो कि आप कैसे जो भी प्रोसेस प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पे आप दिखाते हैं, जैसे कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर, एडियाबैटिक, पॉलीट्रॉपिक तो हम दिखाते हैं बट इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर हम 4 प्रोसेस की बात करें, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, अगर मुझे उनको
टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम पे दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? जैसे टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम पे, टीएस डायग्राम पे अगर कांस्टेंट टेम्परेचर को दिखाना है तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाते हैं, और एडियाबैटिक को दिखाना हो या रिवर्सिबल एडियाबैटिक को यानी आइसेंट्रोपिक को तो वर्टिकल लाइन से दिखाते हैं। अगर मुझे कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर को दिखाना तो कैसे दिखाएंगे? तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम पे कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप क्या होता है। इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए स्लोप क्या होता है? ये T बाई सी, टी क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और CV है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। उसी प्रकार से कांस्टेंट प्रेशर का स्लोप क्या हो जाता है? T बाई CP। अब क्योंकि आप जानते हैं CP CV से बड़ा होता है, तो ऐसे कंडीशन में T बाई CV T बाई CP से बड़ा होगा। T बाई CV क्या होता है? स्लोप होता है कांस्टेंट वॉल्यूम का ऑन टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, और ये है स्लोप ऑफ कांस्टेंट प्रेशर ऑन टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप कांस्टेंट प्रेशर से ज्यादा होगा। तो यानी कि ये दोनों के दोनों जो प्रोसेस होंगे टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम पे कर्व से शो करे जाएंगे, कर्व लाइन से। ये कर्व लाइन से, ये कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया कर्व, और ये कांस्टेंट प्रेशर, और दोनों में किसका स्लोप ज्यादा होगा? स्लोप मतलब एंगल किसका ज्यादा होगा? हॉरिजॉन्टल से। कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप ज्यादा होगा, तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, ये कांस्टेंट प्रेशर हो गया। ठीक है, इसमें भी आप जानते हैं, जैसे मैंने आपको जब सारे के सारे प्रोसेस आपको बताए थे प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पे, तो उसमें बताया था कि कंप्रेशन के लिए अलग डायग्राम बनता है और एक्सपेंशन प्रोसेस के लिए अलग बनता है। तो उसी प्रकार से टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम पे भी अगर आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, कांस्टेंट वॉल्यूम कंप्रेशन, कांस्टेंट प्रेशर कंप्रेशन किए जा रहे हो तो इनको हम कैसे दिखाएंगे? ये कांस्टेंट टेम्परेचर, ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ठीक है, ये हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम, ये कांस्टेंट प्रेशर, ये कंप्रेशन के लिए। एक्सपेंशन के लिए ये कांस्टेंट टेम्परेचर, ये आइसेंट्रोपिक हो गया, है ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन। और इनको कैसे दिखाएंगे? ये कर्व लाइन होंगे, और इसमें भी कर्व में कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा? जिसका स्लोप ज्यादा होगा। स्लोप क्या होता है? हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल होता है, तो क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा है, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, कांस्टेंट प्रेशर हो गया। इस तरीके से आप सारे के सारे प्रोसेस को आप दिखा सकते हैं ऑन टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। ठीक है, देखिए एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मुझे सॉलिड और लिक्विड की एंट्रोपी कैसे निकालनी है। तो सॉलिड और लिक्विड, अगर मान लो कोई सिस्टम है जो कि सॉलिड और लिक्विड से बना है और उसकी एंट्रोपी निकालनी है, उसका फॉर्मूला हो जाता है दिस: एंट्रोपी चेंज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज mCp log of T2 by T1। तो ये तब यूज करते हैं जब T2 इज ग्रेटर देन T1। ठीक है, यानी कि आपका सॉलिड और लिक्विड को क्या किया जा रहा है? When solid and liquid are heated, अगर सॉलिड और लिक्विड को हीट किया जा रहा है, जब उनको हीट किया जा रहा है, उनका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, एंड व्हेन सॉलिड एंड लिक्विड आर कूल्ड, उनको ठंडा किया जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में T1 ग्रेटर देन T2 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में उनकी एंट्रोपी चेंज हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी? mCp log of T1 by T2 हो जाएगी। ये चीज भी ध्यान रखनी है। तो बेसिकली क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लो कि हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है, एक सिस्टम है। अब ये सिस्टम किसी से भी बना हो सकता है। ये सिस्टम आपका सॉलिड से बना हो सकता है, ये लिक्विड से बना हो सकता है, या ये परफेक्ट गैस से बना हो सकता है। अगर ये परफेक्ट गैस से बना है तो उस सिस्टम की एंट्रोपी चेंज आप निकालना जानते हैं। कैसे? ये फॉर्मूले आपने जो पढ़े थे, ये आप फॉर्मूले यूज कर लेंगे अगर परफेक्ट गैस से सिस्टम बना है, राइट, ये वाले फॉर्मूले। अगर वो सिस्टम सॉलिड और लिक्विड से बना है तो उनकी एंट्रोपी का एक ही फॉर्मूला होता है, सिंपल, m इंटू Cp log ऑफ T2 by T1। अगर सॉलिड और लिक्विड को हीट कर रहे हैं, सॉलिड या लिक्विड जिससे भी बना हो सिस्टम, और कूल कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, एक और चीज है कि अगर मान लो कि वो फेज चेंज प्रोसेस कर रहे हैं, अगर आपका जो सिस्टम है उसमें फेज चेंज प्रोसेस हो रहा है, फेज चेंज प्रोसेस जैसे कि फ्रीजिंग, मेल्टिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, तो फेज चेंज प्रोसेस को थर्मोडायनामिक्स में रिवर्सिबल प्रोसेस कहा जाता है।
और रिवर्सल प्रोसेस की एंट्रोपी चेंज आप जानते हैं ये होती है Q/T। यानी कि अगर फेज चेंज प्रोसेस हो रहा है तो उसकी एंट्रोपी चेंज हो जाएगी Q/T। Q आपका हीट है और T टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, केल्विन में टेम्परेचर रखेंगे, सिंगल टेम्परेचर। क्योंकि फेज चेंज है ये सारे प्रोसेस, और फेज चेंज में जो हीट चाहिए होती है इससे क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। तो यहां पर आप रखेंगे लेटेंट हीट डिवाइड बाय टेम्परेचर, बट टेम्परेचर आपको केल्विन में रखना पड़ेगा क्योंकि इसकी जो यूनिट होती है वो किलो जूल पर केल्विन होती है। ठीक है, यानी आपको टेम्परेचर केल्विन में ही रखना पड़ेगा सिंगल टेम्परेचर को। अगर आप डिग्री सेल्सियस में करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से फेज चेंज प्रोसेस के लिए भी आप एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हैं। एक और आता है कि अगर मुझे सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज निकालनी हो। सिस्टम को तो हमने देख लिया कि सिस्टम अगर आपका सॉलिड से बना है या लिक्विड से बना है या परफेक्ट गैस के लिए बना है तो कैसे आप उसकी एंट्रोपी निकालेंगे। इवन अगर सिस्टम के अंदर फेज चेंज प्रोसेस हो रहा है तो कैसे उसकी एंट्रोपी निकालेंगे। बट अगर मुझे सराउंडिंग की एंट्रोपी निकालनी हो, आप कहोगे सराउंडिंग एंट्रोपी क्यों निकालनी पड़ेगी। होता है कभी कभी क्वेश्चन आता है, या कभी कभी हमें यूनिवर्स की एंट्रोपी निकालनी पड़ती है, और यूनिवर्स की एंट्रोपी मतलब सिस्टम सराउंडिंग की एंट्रोपी का सम। तो उस कंडीशन मुझे सराउंडिंग की एंट्रोपी भी निकालनी पड़ेगी। अब सराउंडिंग को कई नाम से बोला जाता है थर्मोडायनेमिक्स में। आप उसे सराउंडिंग भी कह सकते हैं, उसे एनवायरमेंट भी कह सकते हैं, उसे एम्बियंट भी कह सकते हैं, ये सब वो एक ही नाम है। अब देखिए, ज्यादातर आप लोगों ने साइन कन्वेंशन क्या पढ़े हैं कि सिस्टम के अंदर हीट आ रही है तो उसे पॉजिटिव कहेंगे, और सिस्टम से हीट जा रही है सराउंडिंग में तो उसे निगेटिव हीट कहेंगे। बट ये साइन कन्वेंशन किसके लिए होते हैं, ये साइन कन्वेंशन होते हैं सिस्टम के लिए। अगर मुझे सराउंडिंग के लिए देखना हो तो सराउंडिंग के लिए क्या साइन कन्वेंशन होंगे। देखिए, सराउंडिंग के लिए भी साइन कन्वेंशन वही होते हैं। अगर मैं सराउंडिंग को देख रहा हूं कि सराउंडिंग में हीट आ रही है तो वो सराउंडिंग के लिए हीट पॉजिटिव हो जाएगी। अगर सराउंडिंग से हीट जा रही है तो वो सराउंडिंग के लिए हीट नेगेटिव हो जाएगी। यानी कि जब हीट सराउंडिंग से सिस्टम में आती है तो सिस्टम के लिए तो वो हीट पॉजिटिव होती है, बट सराउंडिंग के लिए वो हीट नेगेटिव हो जाती है। और वही हीट जब सिस्टम से सराउंडिंग में जाती है तो सिस्टम के लिए वो तो नेगेटिव हो गया, बट सराउंडिंग के लिए पॉजिटिव हो गया। तो सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज होती है हीट इन द सराउंडिंग, जो सराउंडिंग की हीट है डिवाइड बाय टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, सिंपल। ओके। एक और केस आता है कि अगर आपके मिक्सिंग हो रही है, मान लो आपके दो फ्लूइड्स हैं या दो सॉलिड्स हैं, उनकी मिक्सिंग या उनके कांटेक्ट में लाया जा रहा है, तो उसकी एंट्रोपी चेंज क्या होगी। ठीक है, मान लो एक फ्लूइड है जो कि हॉट फ्लूइड है, उसका टेम्परेचर T1 है, उसका मास M1 है, उसकी स्पेसिफिक हीट C1 है। दूसरा फ्लूइड है जो कि कोल्ड फ्लूइड है, उसका टेम्परेचर T2 है, मास M2 है, स्पेसिफिक हीट C2 है। T1 T2 से बड़ा है क्योंकि ये हॉट फ्लूइड है, ये कोल्ड फ्लूइड है। अब अगर इनकी मिक्सिंग करा दी जाए, इन दोनों फ्लूइड की क्या करा दी जाए, फ्लूइड A और फ्लूइड B की मिक्सिंग करा दी जाए, तो ऑब्वियस सी बात है फ्लूइड A हॉट फ्लूइड है, फ्लूइड B कोल्ड फ्लूइड है। जैसे गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाते हैं, जब आप ये ठंडे में गर्म मिलाते हैं तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, उनका एक कॉमन टेम्परेचर हो जाएगा, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर हो जाएगा। और वो जो कॉमन टेम्परेचर होगा, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, उसे स्पेसिफाई किया जाता है 0th लॉ के द्वारा, और उसे कैलकुलेट किया जाता है 1st लॉ के द्वारा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें दो केस होते हैं, मिक्सिंग के में दो केस होते हैं। एक केस होता है कि जब मिक्सिंग करी जा रही है और कोई वर्क ना मिले, हमको 0 वर्क मिले मिक्सिंग में। ठीक है, तो ऐसे में जो फाइनल टेम्परेचर हो जाता है उसका ये फॉर्मूला हो जाता है M1C1T1, ठीक है, मास स्पेसिफिक हीट एंड टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड प्लस M2C2T2, ठीक है, डिवाइड बाय M1C1 प्लस M2C2। और ऐसे कंडीशन में जो एंट्रोपी चेंज होगी मिक्सिंग की, मिक्सिंग करने पे, उसका फॉर्मूला हो जाएगा M1C1 log ऑफ T फाइनल टेम्परेचर बाय इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द हॉट फ्लूइड प्लस M2C2 log ऑफ फाइनल टेम्परेचर बाय इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अगर दोनों फ्लूइड्स आइडेंटिकल हो जाएं, आइडेंटिकल होने का मतलब है कि दोनों का मास और स्पेसिफिक हीट सेम हो जाए और M और C के इक्वल हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में और वर्क 0 हो, ठीक है, कोई वर्क ना मिले मिक्सिंग करने पे, और आइडेंटिकल फ्लूइड्स हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो फाइनल टेम्परेचर होगा मिक्सिंग के बाद वो अरिथमेटिक मीन हो जाता है इनिशियल टेम्परेचर ऑफ हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड का। और जो यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज अभी देखी थी हमने, वो भी आपका एक नया फॉर्मूला मिल जाता है MC log ऑफ फाइनल टेम्परेचर स्क्वायर डिवाइड बाय T1 T2
इसको फर्दर लिखोगे, जब स्क्वायर को लॉग से हटाते हैं तो ये 2 बाहर आ जाता है, 2mc हो जाता है और ये अंडर रूट बन जाता है। फाइनल टेम्परेचर क्या है इस केस में, अरिथमेटिक मीन, और ये ज्योमेट्रिक मीन। तो ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू mc, एंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगी मिक्सिंग की, 2 इंटू mc लॉग ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड इनिशियल टेम्परेचर डिवाइड बाय ज्योमेट्रिक मीन ऑफ हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड इनिशियल टेम्परेचर। दूसरा केस होता है कि अगर मिक्सिंग हो रही है और मैक्सिमम वर्क हमको चाहिए, तो ऐसे में आपके एंट्रोपी चेंज मिक्सिंग की 0 हो जाती है। और अगर, क्योंकि अगर मैक्सिमम वर्क मिल रहा है तो एंट्रोपी चेंज 0 होगा, सिंपल है, ठीक है। और अगर बॉडीज आइडेंटिकल हैं, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, फाइनल टेम्परेचर ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा, ठीक है, और मैक्सिमम वर्क आपका ये फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तो ये स्पेशल केस होते हैं आपके मिक्सिंग के लिए। अब हम बात करेंगे अवेलेबिलिटी एंड इरिवर्सिबिलिटी की। अवेलेबिलिटी को हम अवेलेबल एनर्जी या एक्सर्जी भी कहते हैं, और इरिवर्सिबिलिटी को बोलते हैं लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी, अनअवेलेबल एनर्जी या एनर्जी कहते हैं इसको, ठीक है। ये इनके नाम है। क्या है कि आपको इस पोर्शन में आपको उस सवाल का जवाब मिलेगा कि ऐसा क्यों होता है कि जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल हीट एनर्जी जो हम किसी इंजन को देते हैं, उसे हम पूरी तरीके से वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाते और कुछ हीट हमको रिजेक्ट करनी पड़ती है। उसके पीछे कारण एक्चुअल में ऐसे समझ लो कि पूरी जो वर्ल्ड है, ये यूनिवर्स है, जो एनर्जी आपने क्रिएट करी, आपने तो करी भी नहीं है वैसे भी, ठीक है, वो भगवान ने, गॉड ने क्रिएट करी है। वो पहले से जानते हैं कि इंसान जो है वो पूरे की पूरी एनर्जी का यूज नहीं कर सकता। जैसे आप 24 घंटे का पूरा यूज तो कर ही नहीं पाता कोई इंसान, राइट, चाहे कितना भी परफेक्ट इंसान क्यों ना हो, ठीक है। तो उनको पता है कि 24 घंटे में से इंसान पूरा यूज तो नहीं करेगा, बट उसमें से जितना यूज कर सकता है, जैसे मान लो 24 घंटे में से 8 घंटे अपने काम में यूज किया, बाकी आपके पता है उसमें कुछ सोने के, कुछ खाने के और कुछ उसमें वेस्ट ही होते हैं, सबके वेस्ट होते हैं, चाहे कितना भी आइडियल इंसान क्यों ना हो। जो वेस्ट होता है, पहले से पता है कि जो वेस्ट होना है वो वेस्ट करेगा ही इंसान, उसे बोलते हैं अनअवेलेबल एनर्जी। यानी उसको आप वर्क में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, आप चाह के भी नहीं कर सकते। यानी वो पहले से ही पता है, वो रूल है कि वो वेस्ट होगा ही होगा। यानी अगर आपको ये डाउट है कि इंजन हीट रिजेक्ट क्यों करेगा, यानी सेकेंड लॉ ऐसा क्यों कहता है कि आप हीट को पूरी तरीके से वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कुछ हीट आपको रिजेक्ट करनी पड़ेगी दूसरे रिजर्वायर को, उसके पीछे कारण जो है वो यूनिवर्स का ही है कि जितनी भी टोटल एनर्जी है आप उसे पूरी तरह से यूज कर ही नहीं सकते, चाहे कितना भी आइडियल आप काम क्यों ना कर लें, चाहे आप रिवर्सिबल इंजन क्यों ना लगा दें। क्या रिवर्सिबल इंजन को यूज करके भी आप पूरा हीट को वर्क में कन्वर्ट कर पाते हैं? नहीं। क्या? क्योंकि क्यों, रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी 100% तो होती नहीं है, यानी पूरी तरह से आप हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसके पीछे कारण है इररिवर्सिबिलिटी। उसके पीछे कारण क्या है? इररिवर्सिबिलिटी। इसको लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी भी कहते हैं, अनअवेलेबल एनर्जी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म अनअवेलेबल एनर्जी का एनर्जी होता है, और अवेलेबल एनर्जी जिसको अवेलेबिलिटी कहते हैं उसका शॉर्ट फॉर्म एक्सर्जी होता है। यानी आपको कहीं भी एनर्जी का सोर्स मिलता है, जैसे ये जियोथर्मल एनर्जी है, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है? हमारे पृथ्वी के अंदर जो एनर्जी है, जो उसकी हीट है, उसकी जो एनर्जी है उसे जियोथर्मल है। अब उससे आप क्या करेंगे? उसकी हीट को यूज करके पानी को स्टीम में कन्वर्ट करेंगे, उससे आप उस स्टीम से टरबाइन चलाएंगे, टरबाइन से वर्क प्रोड्यूस करेंगे और जनरेटर से बिजली बनाएंगे। यानी जहां भी आपको, यानी यहाँ पे एक पावर प्लांट बना दिया। पावर प्लांट क्या है? हीट इंजन। बट क्या आप उसे पूरी तरह से हीट को वर्क में कन्वर्ट कर पाते हैं? नहीं, कुछ हीट आपको रिजेक्ट करनी पड़ती है, राइट। तो अवेलेबल एनर्जी क्या है? अवेलेबल एनर्जी ये बताता है कंसेप्ट कि कितना मैक्सिमम वर्क, अब हमको पता है हीट को वर्क में कन्वर्ट करेंगे, पूरी तरह से तो नहीं कर सकते, लेकिन कितना मैक्सिमम कर सकते हैं, उसी कंसेप्ट को बोलते हैं अवेलेबल एनर्जी, राइट। यानी जो टोटल एनर्जी हमारे पास है, उसे वर्क में जो आप कन्वर्ट करते हैं, जो पूरी तरह से तो नहीं कर सकते क्योंकि कुछ हीट आपको रिजेक्ट करनी पड़ती है, बट फिर भी कितना मैक्सिमम वर्क आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज योर अवेलेबल एनर्जी। So it is the maximum useful work that can be obtained from heat energy और total energy, जो क्या है? heat energy in a reversible process। अगर किसी रिवर्सल प्रोसेस को आप कर रहे हैं और आपको जो टोटल हीट एनर्जी दी गई है उसमें, उससे आप कितना मैक्सिमम यूजफुल वर्क निकालेंगे। और ये कब करेंगे? जब आपका सिस्टम अटेन्स डेड स्टेट, जब सिस्टम डेड स्टेट अटेन कर लेगा, ठीक है। डेड स्टेट क्या होता है?
व्हेन फाइनल स्टेट, आप जानते हैं जब कोई प्रोसेस करते हैं आप, जैसे ये आपकी इनिशियल स्टेट है, फाइनल स्टेट है, तो जब आप कोई प्रोसेस करते हैं इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट, तो जब फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम कम्स इन इक्विलिब्रियम टू द सराउंडिंग स्टेट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर, तब उसे डेड स्टेट कहा जाता है। यानी जब आपने ऐसा प्रोसेस किया जो कि रिवर्सल प्रोसेस है, जिसमें जो फाइनल स्टेट है वो सराउंडिंग के साथ, सराउंडिंग प्रेशर और टेम्परेचर के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब जो फाइनल प्रेशर टेम्परेचर है वो सराउंडिंग के प्रेशर टेम्परेचर के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाए, इक्वल हो जाए। ऐसे कंडीशन में आपने जो वर्क निकाला होगा उस रिवर्सल प्रोसेस से, वो मैक्सिमम यूजफुल वर्क होगा, और उसी मैक्सिमम यूजफुल वर्क को हम कहेंगे अवेलेबल एनर्जी या अवेलेबिलिटी या एक्सर्जी। ओके, अगर कोई रिवर्सिबल साइकिल या रिवर्सिबल इंजन है, जैसे कार्नोट इंजन है, रिवर्सिबल इंजन अगर आपने लगाया है, ठीक है, और उसके लिए अगर आपको अवेलेबल एनर्जी निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है अवेलेबल एनर्जी का क्यू क्या है, टोटल हीट एनर्जी, क्यू क्या है, टोटल हीट इंटू 1 माइनस टी नॉट बाई टी, ये फॉर्मूला होता है। यहां पर टी क्या है, सोर्स टेम्परेचर है, और टी नॉट क्या है, सराउंडिंग टेम्परेचर या एनवायरमेंट टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं अवेलेबल एनर्जी ऑफ रिवर्सिबल इंजन। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक रिवर्सिबल इंजन है या कार्नोट इंजन है, जिसका सोर्स टेम्परेचर दिया है, सराउंडिंग टेम्परेचर दिया और हीट दे रखी है, टोटल हीट एनर्जी, और आप उसकी अवेलेबल एनर्जी निकालो, तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। एक और चीज, जब इसको आप सॉल्व करते हैं, फर्दर इसको ओपन करते हैं, इसको ओपन करेंगे तो ये Q हो जाएगा, Q माइनस टी नॉट इंटू क्यू बाई टी। अब क्या है, इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, अभी जो Q बाई टी होता है, ये Q बाई टी क्या होता है, अगर मान लो कोई सिस्टम हो, कोई बॉडी हो, कोई सिस्टम हो, और वो रिवर्सल प्रोसेस कर रहा है, तो रिवर्सल प्रोसेस के लिए Q बाई टी क्या हो जाता है, रिवर्सल प्रोसेस के लिए Q बाई टी क्या है, एंट्रोपी चेंज। तो इसको क्या लिख सकते हैं, Q माइनस टी नॉट इंटू डी एस, यही आपका। तो ये जो फॉर्मूला है मैक्सिमम यूजफुल वर्क का, Q माइनस टी नॉट इंटू डी एस, ये यूज करते हैं बॉडी के लिए। अगर कोई बॉडी है, कोई सिस्टम है, और वो रिवर्सल प्रोसेस कर रहा है, तो उसका अवेलेबल एनर्जी निकालने का ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला होता है अवेलेबल एनर्जी टू फाइंड फॉर अ रिवर्सिबल इंजन। अगर रिवर्सिबल इंजन के लिए अगर आपको अवेलेबल एनर्जी निकालनी, तो इसका ये फॉर्मूला होता है। और अगर आपको अवेलेबल एनर्जी निकालनी है फॉर अ बॉडी या सिस्टम जो रिवर्सल प्रोसेस कर रहा है, उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इस फॉर्मूले में कुछ नहीं है, क्यू आपका हीट ट्रांसफर है, राइट, जो टोटल हीट एनर्जी है, टी नॉट आपका सराउंडिंग टेम्परेचर है, एम्बिएंट टेम्परेचर है, डी एस क्या है, एंट्रोपी चेंज। अब ये एंट्रोपी चेंज निकालने का क्या तरीका होगा, जब भी अगर क्वेश्चन आया कि एक बॉडी है, एक सिस्टम है जो रिवर्सल प्रोसेस कर रहा है, उसका मैक्सिमम यूजफुल वर्क निकालो, अवेलेबल एनर्जी निकालो। सिंपल मेथड है। अगर वो सिस्टम सॉलिड या लिक्विड से बना होगा तो उसकी एंट्रोपी चेंज आप इससे निकालेंगे। परफेक्ट गैस से बना होगा तो उसके आपके सारे फॉर्मूले आपको मैंने बताए हैं, राइट, पीछे बताए हैं ना, परफेक्ट गैस के लिए एंट्रोपी चेंज, वो रख दोगे तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं अवेलेबल एनर्जी फॉर अ बॉडी। अगर किसी बॉडी या सिस्टम के लिए निकालनी है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और किसी इंजन के निकालनी है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एक चीज और बताना चाहता हूं, बस छोटा सा एग्जांपल है कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर मान लो कोई बॉडी है, कोई इनिशियल टेम्परेचर T1 पे है, और वो लूज कर रही है अपनी हीट सराउंडिंग को, ठीक है, और उसकी अवेलेबल एनर्जी निकालो। अगर बॉडी लूज हीट कर रही है तो उसकी हीट क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही आता है। और अगर वो बॉडी है, सॉलिड बॉडी है, तो उसकी एंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगी, नेगेटिव है तो वो हो जाएगी mc log ऑफ T1 बाई T2, बताया था ना अभी आपको। अगर बॉडी हीट गेन करती तो ये हो जाती है, और बॉडी हीट लूज करी तो ये हो जाएगा। तो एंट्रोपी चेंज आपका ये हो गया mc log ऑफ T1 बाई T2, टी नॉट ही रहेगा, और हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा, mc T1 माइनस T2, क्योंकि बॉडी हीट लूज कर रही है तो हीट भी होता है mc T2 माइनस T1, बट वो mc T1 माइनस T2 हो जाएगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप उसका लगा सकते हैं मैक्सिमम यूजफुल वर्क का, अवेलेबल एनर्जी का, mc मास इंटू स्पेसिफिक हीट इन ब्रैकेट T1 माइनस T2 माइनस टी नॉट ऑफ लॉग ऑफ T1 बाई T2, जहां पर T1 T2 से बड़ा होगा। ओके, एंड ऑलवेज अगर T2 सराउंडिंग टेम्परेचर के इक्वल है, इफ T2 इज इक्वल टू सराउंडिंग टेम्परेचर, तो आप वो टी नॉट रख देंगे आप, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला यूज करेंगे, और एग्जाम में इस पे भी क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पे, कि अगर आप देखेंगे
कि एक बॉडी है अपनी हीट लूज कर रही है और उसकी अवेलेबल एनर्जी निकालनी है, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले में आप रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। एक और चीज है कि जो इस फॉर्मूले को अगर आप देखेंगे, मैक्स डब्ल्यू मैक्स मैक्सिमम वर्क माइनस इज इक्वल टू क्यू माइनस टी नॉट इंटू डी एस। तो जो मैक्सिमम वर्क होता है इसको मैंने क्या बोला, इसको बोलते हैं अवेलेबल एनर्जी, और क्यू क्या है, टोटल एनर्जी है। और ये क्या होता है, इस पार्ट को क्या कहते हैं जो माइनस के बाद है, दैट इज कॉल्ड अनअवेलेबल एनर्जी। इसको आप लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी या इसको इरिवर्सिबिलिटी भी कहते हैं, या इसको कह सकते हैं पोर्शन ऑफ टोटल एनर्जी। ये टोटल एनर्जी का वो पोर्शन है विच वी कैन नॉट और नॉट एबल टू कन्वर्ट इनटू अवेलेबल एनर्जी। यानी कि अनअवेलेबल एनर्जी टोटल एनर्जी का वो पोर्शन होता है जिसको आप अवेलेबल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इनको अगर आप सही से लिखें तो आप कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी क्या है, अवेलेबल एनर्जी प्लस अनअवेलेबल एनर्जी। यानी टोटल एनर्जी जो होती है उसके अंदर पहले से ही दो कंपोनेंट होते हैं। यस, उसके अंदर अवेलेबल एनर्जी भी पहले से डिसाइडेड है कि इतनी अवेलेबल एनर्जी होगी और अनअवेलेबल एनर्जी होगी। यानी अगर किसी सिस्टम को आप हीट दे रहे हैं, किसी इंजन को आप हीट दे रहे हैं उसे वर्क प्रोड्यूस करने के लिए, तो उससे कुछ मैक्सिमम यूजफुल वर्क आप निकाल पाएंगे और कुछ हीट रिजेक्ट ही होगी जिसको आप अनअवेलेबल एनर्जी कहेंगे। ये नेचर का ही रूल है, ठीक है। इसके लिए आपको इतना सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है कि सर हीट रिजेक्ट क्यों करते हैं, ठीक है। टोटल एनर्जी जैसे आपके पास 24 घंटे हैं, उसमें कुछ घंटे वेस्ट ही होंगे, चाहे वो 10 मिनट क्यों ना वेस्ट करें, चाहे कितना परफेक्ट इंसान क्यों ना हो। इसीलिए कहते हैं समय की कीमत है, ठीक है। तो ये जो एंट्रोपी एंड अवेलेबिलिटी टॉपिक है ना, वो रियल टॉपिक है, जिंदगी से भी रिलेटेड है हमारे। एंट्रोपी कम से कम करो, अपनी एंट्रोपी अगर किसी इंसान में कम से कम हो, रेंडमनेस कम से कम हो और उसकी अवेलेबल एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि आप देखोगे अनअवेलेबल एनर्जी भी कहीं ना कहीं एंट्रोपी से रिलेटेड है। यानी एंट्रोपी बढ़ेगी तो अनअवेलेबल एनर्जी बढ़ेगी, और अगर किसी की अनअवेलेबल एनर्जी बढ़ेगी तो उसकी अवेलेबल एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि अवेलेबल जितना ये वाला टर्म आपका बढ़ेगा उतना ये वाला टर्म कम होगा। अगर आप अपनी जिंदगी में मैक्सिमम यूजफुल वर्क चाहते हैं, क्योंकि टोटल एनर्जी उतनी ही है सबके पास, राइट। अगर आपकी अनअवेलेबल एनर्जी बढ़ेगी तो आपकी अवेलेबल एनर्जी उतनी ही कम हो जाएगी, ये चीज ध्यान रखनी है। ओके, तो कोशिश क्या करनी है, अपनी अनअवेलेबल एनर्जी कम करनी है, यानी अपनी एंट्रोपी कम से कम रखनी है, ताकि आपकी मैक्सिमम यूजफुल वर्क को बढ़ा सके। ओके, अब इसके आगे कुछ ऐसे फॉर्मुलेज हैं जो डायरेक्टली आपको बस मैंने बता दिए, तो आपको वही फॉर्मुले, पहले भी दो फॉर्मुले आपको बताए, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उनसे, और ये भी फॉर्मूला जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आपसे ऐसा क्वेश्चन कहा जाएगा कि एक रिवर्सिबल इंजन है, और वो रिवर्सिबल इंजन दो सोर्स टेम्परेचर हैं। सोर्स टेम्परेचर ऐसे हैं कि एक सोर्स टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे है और एक सोर्स टेम्परेचर लो टेम्परेचर पे, और वो दोनों ही सोर्स जो हैं, जो अलग अलग टेम्परेचर पे हैं, उस रिवर्सिबल इंजन को सेम हीट दे रहे हैं, और वो रिवर्सिबल इंजन अपनी हीट भी सराउंडिंग को रिजेक्ट कर रहा है सेम टेम्परेचर पे। तो ऐसे कंडीशन में उसकी लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी क्या होगी? फॉर अ रिवर्सिबल इंजन्स एक्सचेंजिंग सेम हीट विथ टू सोर्स एट डिफरेंट टेम्परेचर, जिसमें कि एक सोर्स का टेम्परेचर दूसरे सोर्स के टेम्परेचर से ज्यादा है, एंड रिजेक्टिंग हीट टू सराउंडिंग एट टेम्परेचर टी नॉट, तो उसका लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी और इंक्रीज ऑफ अनअवेलेबल एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, and that direct formula is T naught into Q 1 by T2 minus 1 by T1। इसमें ध्यान रखना है कि T2 and T1 ये दोनों ही सोर्स टेम्परेचर होते हैं उस रिवर्सिबल इंजन के, और इसमें T1 T2 से बड़ा होता है, और T नॉट आप जानते हैं क्या है, सराउंडिंग टेम्परेचर, और Q क्या है, टोटल हीट एनर्जी। ओके, ये फॉर्मूला हो जाता है। एक और फॉर्मूला है कि अगर मान लो कोई इंजन है और उस इंजन का एक्चुअल वर्क आपको दे रखा है, ठीक है, अगर एक्चुअल वर्क आपको गिवन है और कहा जाए कि उसकी इररिवर्सिबिलिटी निकालो, तो उसकी इररिवर्सिबिलिटी हो जाएगी मैक्सिमम यूजफुल वर्क माइनस एक्चुअल वर्क। तो मैक्सिमम यूजफुल वर्क कैसे निकालेंगे उस इंजन के लिए? उसका फॉर्मूला आपको पता है, ये फॉर्मूला बताया था ना पीछे, Q1 माइनस टी नॉट बाई T1। इससे आप मैक्सिमम यूजफुल वर्क निकाल लीजिए, एक्चुअल वर्क आपको गिवन होगा। यानी जितनी भी ये क्वेश्चन हैं सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर ये एक्चुअल वर्क गिवन है किसी इंजन का और आपसे कहे कि रिवर्सिबिलिटी निकालो, तो उसके लिए आपको पहले मैक्सिमम वर्क निकालना पड़ेगा, मैक्सिमम यूजफुल वर्क, और उस मैक्सिमम वर्क से में से एक्चुअल वर्क जो गिवन है उसको माइनस करोगे, इररिवर्सिबिलिटी आ जाएगी। लास्ट में बात करेंगे अवेलेबिलिटी फंक्शन। देखिए
अवेलेबिलिटी निकालने के लिए, अवेलेबल एनर्जी निकालने के लिए एक तरीका तो ये हो गया कि आप पीछे जो आपने देखे इंजन के लिए आपको फॉर्मूला बताया, बॉडी के लिए बताया आपको, है ना, या फिर अवेलेबल एनर्जी निकालने कई सारे फॉर्मूले हो। लेकिन ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं अवेलेबिलिटी फंक्शन का, जैसे कि आपके क्लोज सिस्टम होते हैं और ओपन सिस्टम होते हैं या स्टेडी फ्लो सिस्टम होते हैं, और उनके लिए एक फंक्शन दे दिया गया है अवेलेबिलिटी फंक्शन, जो कि एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है। और उस मैथमेटिकल फंक्शन को अगर आप दो पॉइंट, दो स्टेट के बीच में उनका डिफरेंस निकाल दें तो आपको मिल जाता है अवेलेबल एनर्जी, यानी मैक्सिमम यूजफुल वर्क। तो मैक्सिमम यूजफुल वर्क इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ अवेलेबिलिटी फंक्शन। अगर आप अवेलेबिलिटी फंक्शन, जो कि एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है, एट टू स्टेट्स, दो स्टेट्स जो हैं, दो सिस्टम की दो स्टेट्स या दो पॉइंट पे अगर उनका डिफरेंस निकालें तो आपको मिल जाता है मैक्सिमम यूजफुल वर्क। अब देखो जो क्लोज सिस्टम होता है उसके अवेलेबिलिटी फंक्शन का फॉर्मूला होता है यू क्या है, इंटरनल एनर्जी, माइनस टी नॉट इंटू एस एंट्रोपी है, टी नॉट सराउंडिंग टेम्परेचर, प्लस पी नॉट इंटू वी। एक तरीका ये भी लिखने का, कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार एग्जाम में क्या होता है कि वो रट लेते हैं कि यही है एबिलिटी फंक्शन फॉर क्लोज सिस्टम, एंड वो क्या करते हैं कि इसको इंटरचेंज कर देते हैं, वो पहले प्लस वाला लिख देते हैं फिर माइनस वाला। यानी ध्यान रखना है कि प्रेशर विल ऑलवेज बी प्लस, टेम्परेचर के पहले माइनस होगा। यानी अगर मैं पहले P लिखता हूं तो U प्लस पी नॉट वी माइनस टी नॉट एस भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों सेम ही चीज है। अब आप कहोगे सर इससे कैसे आप अवेलेबिलिटी फंक्शन जो आपने बताया क्लोज सिस्टम का, उससे कैसे आपको मैक्सिमम यूजफुल वर्क मिलेगा, उससे कैसे अवेलेबल एनर्जी मिलेगी? तो अवेलेबल एनर्जी इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ अवेलेबिलिटी फंक्शन। मैंने बताया ना आपको, जैसे अगर ये अवेलेबिलिटी फंक्शन है तो स्टेट 1 का जो अवेलेबिलिटी फंक्शन होगा माइनस स्टेट 2 पे जो अवेलेबिलिटी फंक्शन होगा, उनका डिफरेंस करोगे तो क्या आ जाएगा, u1 माइनस u2 माइनस टी नॉट ऑफ s1 माइनस s2 प्लस पी नॉट ऑफ v1 माइनस v2। इसमें ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं सराउंडिंग वर्क, और ये आपका हो गया सिस्टम का वर्क। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। एक होता है हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, ये भी आपके अवेलेबिलिटी फंक्शन ही होता है, बट ये स्पेशल कंडीशन में हेल्महोल्ट्ज फंक्शन इज बेसिकली इक्वल टू u माइनस टी एस, इट इज सिंपली u माइनस टी एस, दैट इज योर हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। तो हमने अभी देखा अवेलेबिलिटी फंक्शन फॉर क्लोज सिस्टम। उसी प्रकार से ओपन सिस्टम में स्टेडी फ्लो सिस्टम के लिए, स्टेडी फ्लो मतलब जहां पर आपके ओपन सिस्टम में आपकी जो प्रॉपर्टीज हो दे डू नॉट चेंज विद टाइम, तो उनके लिए जो अवेलेबिलिटी फंक्शन होता है दैट इज h माइनस टी नॉट एस प्लस एम वी स्क्वायर बाई 2000। अब 2000 क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी है और ये है पोटेंशियल एनर्जी। आप 1000 से क्यों डिवाइड करें इनको, वैसे तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी होती है एम जी जेड, राइट। डिवाइड किया गया है ताकि इनको किलो जूल में कन्वर्ट किया जा सके। किलो जूल में करने के लिए इसको डिवाइड करते हैं हम लोग 1000 से, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं किलो जूल में होती हैं। तो ये कंप्लीट अवेलेबिलिटी फंक्शन होता है स्टेडी फ्लो सिस्टम के लिए, ठीक है। और अगर आपको मैक्सिमम वर्क निकालना है, अवेलेबल एनर्जी निकालना है, ठीक है, स्टेडी फ्लो सिस्टम के लिए, तो क्या हो जाएगा, उसके अवेलेबिलिटी फंक्शन का डिफरेंस हो जाएगा 0.1 0.2 पे। तो h1 माइनस h2 माइनस टी नॉट ऑफ s1 माइनस s2 प्लस m चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस को जीरो कर दें तो मैक्सिमम यूजफुल वर्क ये हो जाता है, सिंपल, ओके। एक गिव फंक्शन भी होता है, ये होता है आपका h माइनस टी एस, दैट इज कॉल्ड गिव फंक्शन। लास्ट में हम बात करेंगे गायस-टोडला थ्योरम। आप लोगों ने देखा भी, मैंने आपसे कहा कि जो इररिवर्सिबिलिटी होती है, जिसको आप लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी भी कहते हैं या अनअवेलेबल एनर्जी कहते हैं, वो कहीं ना कहीं एंट्रोपी से रिलेटेड है ना। उसके फॉर्मूले में भी देखो टी नॉट इंटू डी एस है, यानी एंट्रोपी से रिलेटेड है कि नहीं। तो गायस-टोडला थ्योरम कहता है कि जितनी भी यूनिवर्स के अंदर इररिवर्सिबिलिटी है वो सारी की सारी एंट्रोपी से ही, एंट्रोपी की वजह से ही होती है। यानी कि जितनी भी इररिवर्सिबिलिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंट्रोपी जनरेशन। और एंट्रोपी जनरेशन क्या है, एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स, राइट। सो एंटायर यूनिवर्स, जितनी भी ब्रह्मांड में इररिवर्सिबिलिटी है उसका पीछे, या एंट्रोपी जो बढ़ रहा है उसके पीछे कारण क्या है, इररिवर्सिबिलिटी है। इररिवर्सिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स
एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स क्या है? एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग। और जब इस प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव कर दें तो यहाँ पर आ जाता है एक कांस्टेंट टेम्परेचर जो कि सराउंडिंग टेम्परेचर होता है। तो ये वैसे थ्योरम होती है गायस-स्टाडलर थ्योरम, जो कि सिंपली कहती है कि जितनी भी इररिवर्सिबिलिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंट्रोपी जनरेशन। इसी के साथ आपका ये टाइटल तो ये टॉपिक खत्म होता है, बट इससे पहले कि ये खत्म करूं मैं आपको लास्ट में एक चीज बताना चाहता हूं, ठीक है? दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए, आपने एक पॉइंट पढ़ा, आप जब फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं तो आपने एक पॉइंट पढ़ा कि एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। आप ये पढ़ते हैं कि एनर्जी जो है आइसोलेटेड सिस्टम की हमेशा कांस्टेंट होती है। आप फिर ये पढ़ते हैं, अभी आपने पढ़ा इसी टॉपिक में, ये आप फर्स्ट लॉ में पढ़ते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम यानी यूनिवर्स की एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है, राइट? और अभी आपने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि एंट्रोपी जो होती है आइसोलेटेड सिस्टम की, वो क्या होती है? ऑलवेज इंक्रीज करती है, हमेशा इंक्रीज करती है। अगर कोई चीज हमेशा इंक्रीज करती है इसका मतलब कह सकते हैं कि कैन नेवर डिक्रीज, वो कभी डिक्रीज नहीं करेगी। ओके, तो क्या आप ये भी जानते हैं कि एंट्रोपी एंड एक्सर्जी वो आपस में क्या है? एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी इज समवॉट रिलेटेड टू इररिवर्सिबिलिटी। एंट्रोपी का कारण क्या है? इररिवर्सिबिलिटी है। और एक्सर्जी क्या है? अवेलेबल एनर्जी है। अभी आपने देखा भी था कि दोनों आपस में क्या होते हैं? इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। अगर एंट्रोपी ज्यादा होगी तो अवेलेबल एनर्जी कम हो जाएगी। तो अगर आइसोलेटेड सिस्टम की हम कह रहे हैं एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है या कभी कम नहीं हो सकती, तो एक्सर्जी के बारे में क्या कह सकते हैं? एक्सर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, एक्सर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज डिक्रीजेस, वो हमेशा कम होती रहती है। लेकिन सबके लिए नहीं, सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम की हमेशा डिक्रीज होती है या कभी इंक्रीज नहीं हो सकती। ओके, बट दैट इज ओनली ट्रू फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बताने थे आपको। इसी के साथ आपका ये जो लेक्चर है आपका रिगार्डिंग एंट्रोपी एंड अवेलेबिलिटी ये कंप्लीट होता है। और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप लोग इनको प्लीज़ देखिए। मैं देख रहा हूं कि मैं आप लोगों को ये जो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूं उसमें आप इतना नहीं पढ़ रहे हैं। जो भी आपके कारण हो, आपको ये लगता है कि सर मुझे थर्मोडायनामिक्स बहुत अच्छे से आती है, इन एंड आउट आती है, बट आपको मैं बता देता हूं कि जो कोई इंसान कह ही नहीं सकता उसे सब कुछ आता है। ये लेक्चर्स आपको किस कुछ कारण से प्रोवाइड किए गए हैं। मुझे भी सब कुछ आता है, तो ऐसे में तो मुझे पढ़ाना ही नहीं चाहिए, राइट? मैं सीधे कहूँ कि मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको। तो मैं ये सिंपली मानता हूँ कि अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे एसएससी जेईई के लिए क्लासेस हैं, तो अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे ठीक से, कंसेप्ट ठीक से नहीं हो, ठीक से मतलब होता है कि सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो नहीं पढ़ेंगे, कल को आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कहोगे सर ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, नया क्वेश्चन। क्वेश्चन कभी नया नहीं होता, क्वेश्चन उन्हीं कंसेप्ट से होता है जो आपके बेसिक कंसेप्ट होते हैं। आपने पढ़ा नहीं है कंसेप्ट, इस कारण से आपको क्वेश्चन टफ लगता है, इस कारण से आप ब्लेम करते हो कि इस बार क्वेश्चन ना बड़े खतरनाक आ गए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कंसेप्ट पढ़ लो, ताकि क्वेश्चन किसी भी लेवल का आए, कैसा भी आए, आपको क्वेश्चन हिला नहीं पाएगा। और अगर आपने कंसेप्ट नहीं पढ़ा तो आप क्वेश्चन हिला नहीं पाओगे, क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो बेटर यही रहेगा, आप लोगों को मेरी एडवाइस है कि आप इन क्लासेस को सीरियसली लीजिए। जितना जोश आप लोगों ने, जब मैंने पहला सेशन बनाया था कि मैं एक प्लान लेके आ रहा हूँ एसएससी जेईई के लिए, उसको आप लोगों ने प्यार दिया, आप लोगों ने उस वीडियो को देखा, 1000 से ज़्यादा बच्चों ने देखा। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इन क्लासेस को जो मेन है, अब इनको आप नहीं देख रहे हैं, उनको अब 500 बच्चे भी नहीं देख रहे हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि देखें 100 चाहे 200 पढ़ें, बट मेरे को समझ में नहीं आता कि इस चैनल पे तो मैं ना कोई बकवास प्रमोशन करता हूं जैसे बाकी जगह होता है कि कोई भी वीडियो बना दिया व्यूज़ के लिए। मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूं इस पे। यानी इस चैनल पे अगर सब्सक्राइबर 1200 भी हैं तो सारे बच्चे पढ़ने ही आते हैं, इसीलिए सब्सक्राइब किया उन्होंने। तो यार मुझे समझ में नहीं आता कि जो ये वीडियो पढ़ने के लिए बना रहा हूँ उसको क्यों नहीं देख रहे हो आप लोग।
और इतने लंबे वीडियो भी नहीं बना रहा हूं कि आप सर 5 घंटे पढ़ा दिया, मैं कैसे पढ़ूं। 1 घंटे 1.25 घंटे तक का टाइम निकाल के आप पढ़ नहीं सकते? हाँ, इतने बिजी हो तो फिर आपने एसएससी जी की तैयारी क्यों कर रहे हो फिर, अगर आप 1-1.5 घंटे भी नहीं निकाल सकते अपने समय से। तो चलिए फिर सोचिए, आप ही सोचिए कि आपको क्या करना है। मेरा काम है वो मैं कर रहा हूँ, आप अपना काम भी करिए, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें चैनल को सब्सक्राइब। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगले लेक्चर में, थर्मोडायनेमिक्स के आखिरी लेक्चर में, जिसमें आपको प्योर सब्सटेंस के बारे में पूरा पढ़ाऊंगा मैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।